नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में। साइंस की क्लासेस में हमारी जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है कंप्लीट हो चुका था और हमने पूरा का पूरा उत्सर्जन तंत्र जो है पढ़ लिया था। इसके बाद आज हम नया एक अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और वो जो अध्याय है हमारा वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन। यानी अपन इस चैप्टर में अब हार्मोन के बारे में और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। बड़ा ही आसान टॉपिक है। देखना, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है दोस्तों? जिस तरह से हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र होता है, जिस तरीके से उत्सर्जन तंत्र होता है, जैसे हमारे शरीर में जो है मांसपेशियों का तंत्र होता है, कंकाल तंत्र होता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो है अंतःस्रावी तंत्र होता है। यानी हमारा शरीर जो है दो तंत्रों के कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है। देखो, एक तो होता है तंत्रिका, न्यूरॉन्स जो होते हैं उनका जो तंत्र बनता है उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, यानी कि न्यूरॉन्स का बना हुआ। और दूसरा होता है हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इसके तंत्र को बोलते हैं अपन तंत्रिका, अंतःस्रावी तंत्र। अब एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, मान लो अगर एंडोक्राइन सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है और नर्वस सिस्टम सही से काम कर रहा है, तो अगर एंडोक्राइन सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, हार्मोन वगैरह डिसबैलेंस हो जाएंगे, तो भी बॉडी का सही से ग्रोथ वगैरह नहीं होगा और बॉडी में बहुत सारे सिंड्रोम्स वगैरह हो जाएंगे, बीमारियां हो जाएगी। और अगर मान लो नर्वस सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, तो बिना नर्वस सिस्टम के आपकी बॉडी सही से काम ही नहीं करेगी, बल्कि एक पागलपन सा आदमी के अंदर आ जाता है। जब हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तो बहुत सारी मानसिक बीमारियों के बारे में भी पढ़ेंगे, किस तरह से कौन सी बीमारी होती है तंत्रिका तंत्र से संबंधित। तो दोनों ही तंत्र जो होते हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर के काम करते हैं। अब देखना दोस्तों, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है इनको इंग्लिश में कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अध्ययन या अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो अध्ययन होता है, इसको अपन एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी ये क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अध्ययन। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन जो होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी। इसके बाद जो होता है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ये किसको कहा जाता है? तो एंडोक्राइनोलॉजी के जो फादर है ये थॉमस एडिसन को कहा जाता है। दोस्तों, थॉमस एडिसन ने क्या किया था? इन्होंने जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स को अलग कर दिया था और एड्रिनल कॉर्टेक्स को अलग करने के बाद इसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इनका अध्ययन किया था। एडिसन्स डिजीज जिसको अपन कहते हैं आज के ज़माने में, तो उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है, तो वो थॉमस एडिसन है। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं कि एंडोक्राइन या ग्लैंड्स की बार बार बात हो रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, तो अपन ग्लैंड्स की या ग्रंथियों की बात करते हैं। दोस्तों, ग्रंथियाँ जो होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ग्रंथियों को अपन 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहली प्रकार की जो ग्रंथि है उनको अपन बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं, जिनके बारे में ज़्यादातर आपने सुन रखा है। दूसरी जो होती है उनको अपन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं और तीसरी जो होती है उनको अपन मिश्रित ग्रंथियाँ कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। बहिःस्रावी ग्रंथियाँ वो ग्रंथियाँ होती है कि ये जो कुछ भी बनाएगी, बना करके शरीर में जहाँ भेजना होगा वहाँ पर भेजेगी, तो एक नली के माध्यम से भेजेगी। यानी इनके अंदर क्या है? नलियाँ होगी, एक नलिकाएं होगी, ट्यूब होगी, डक्ट होगी। उस डक्ट के अंदर से इनका जो प्रोडक्ट होगा वो बाहर निकलेगा। मान लो यहाँ पर कोई ग्लैंड है, यहाँ पर कोई ग्रंथि है और इसको अपना प्रोडक्ट जो उत्पाद है यहाँ पर डालना है, तो एक नली होगी और नली के माध्यम से वो यहाँ पर पहुँचेगा और इस जगह जहाँ पर इसकी जरूरत होगी यहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो इस ग्रंथि को अपन बहिःस्रावी ग्रंथि कहेंगे, या इसके अंदर नलिका है तो इसको नलिका युक्त ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा दोस्तों नलिका युक्त ग्रंथियाँ। तो बहिःस्रावी ग्रंथियों का नाम हो गया नलिका युक्त ग्रंथियाँ। अच्छा, मैंने बोला कि इन ग्रंथियों के अंदर जो भी पदार्थ बनेगा वो एक नली के माध्यम से जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनके अंदर बनने वाले पदार्थ क्या होंगे? तो दोस्तों, ये जो पदार्थ इसके अंदर बनेंगे ये एंजाइम होंगे। क्या होंगे? एंजाइम। तो ये एंजाइम होंगे। ध्यान रखना है क्या होती है बहिःस्रावी ग्रंथियाँ? ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें नलिकाएं होती है और जो एंजाइम बनाती है और एक बनाकर किसी अन्य स्थान तक, अंग तक पहुँचाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन जो है बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इस तरह से अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? इस अंतःस्रावी ग्रंथि में किसी भी प्रकार की कोई नलिका नहीं पाई जाती है, इनमें नलिकाओं का अभाव होता है, इसीलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहा जाता है। नलिका विहीन ग्रंथियाँ। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं इनका दूसरा नाम हो गया नलिका विहीन ग्रंथियाँ। तो एक ग्रंथियाँ ऐसी जिनके अंदर नलिका है तो उनको नलिका युक्त कह दिया, यानी कि और एक ऐसी जिनके अंदर नलिका नहीं है तो उनको नलिका विहीन कह दिया। तो एक तो डक्ट लेस हो जाएगी और एक डक्ट वाली हो जाएगी जिनके अंदर नलिका है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं हैं तो फिर ये जो कुछ भी बनाती होगी वो अपने लक्ष्य अंगों तक या लक्ष्य ऊतकों तक कैसे पहुंचाती होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब भी बड़ा आसान है कि जो भी पदार्थ ये ग्रंथियां बनाती है वो पदार्थ ये ग्रंथियां क्या करती है
कि सीधा ही रक्त के अंदर यानी खून के अंदर डाल देती है। अच्छा, इतना तो आप लोग मानते हो कि शरीर के पूरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, तो रक्त शरीर के हर अंग के कांटेक्ट में आ रहा है, सब जगह ब्लड सप्लाई हो रही है। तो ये जो ग्रंथियां होंगी क्या करेगी, जो कुछ भी इनको पहुंचाना होगा शरीर में किसी दूसरी जगह तक, तो ये सीधा खून में डाल देगी, रक्त में डाल देगी, और रक्त के साथ बहता हुआ वो पदार्थ जो है वहां तक चला जाएगा। तो इनमें नलिका नहीं है तो इनको नलिका विहीन ग्रंथि बोल दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पदार्थ बना करके खून में डाल रही है उस पदार्थ को क्या कहेंगे। तो ध्यान रखना, अंतःस्रावी ग्रंथियां या नलिका विहीन ग्रंथियां जो पदार्थ बनाती है उस पदार्थ को अपन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन। तो ये ग्रंथियां जो होती है वो हार्मोन का निर्माण करती है। तो देखो बड़ा आसान है, बहिस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं होती है और ये किसका निर्माण करती है, एंजाइम का निर्माण करती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जिसके अंदर नलिकाएं नहीं होती है, ये अपना पदार्थ जो भी कुछ भी बनाती है वो सीधा रक्त में छोड़ती है, और ये जो बनाती है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन और एंजाइम में एक बड़ा फर्क तो यही हो गया कि हार्मोन जो होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं और एंजाइम जो होते हैं वो बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, इसके बाद देखना तीसरी प्रकार की जो ग्रंथि होती है इसको अपन मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और मिश्रित ग्रंथि के लिए आप याद रख सकते हो कि एक ग्रंथि होगी अंतःस्रावी, एक ग्रंथि होगी बहिस्रावी। अब अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का काम जो करे उसको अपन मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड या फिर हेट्रोक्लाइन ग्लैंड कहेंगे। तो ये क्या होती है, ये अंतःस्रावी भी होती है, यानी ये एंडोक्राइन भी होती है। एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों ही होती है, दोनों एक साथ होती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड, या फिर इसका नाम होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड, या फिर इसका एक और नाम क्या होता है, इसको कंपाउंड ग्लैंड भी कहा जाता है। ओके, अब अपन इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन सी ग्रंथियां ये। सबसे पहले जैसे बहिस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं, तो बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त ग्रंथियां हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें बात करते हैं लार ग्रंथि की। तो आपको पता है कि हमारे मुख के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। मुख गुहा जो होती है, इस मुख गुहा के बाहर यहाँ 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। 3 जोड़ी यानी टोटल 6। तो टोटल 6 लार ग्रंथियां हमारे मुख की यहाँ पर होती है, और यहाँ से लार बन बन करके मुंह में छोड़ी जाती है। जब आप भोजन लेते हो तो उस भोजन को चबाया जाता है, तो लार उस भोजन के अंदर मिक्स हो जाती है और उसको अच्छे से बोलस बना लेती है और चिपचिपा बना देती है उसको, ताकि सारे पदार्थ जो है भोजन के कण चिपक जाएं और आगे उनका पाचन आसान हो जाए। तो ये जो है नलियाँ, ये जो ग्रंथियाँ लार बना रही है वो लार मुख में कैसे पहुंची, तो ये लार कैसे पहुंचती है, इनकी नलियाँ होती है, उन नलियों के द्वारा वो लार आती है, जिन नलियों के नाम आप पाचन तंत्र में याद भी करते हो कि स्टेंसन की नलिका कौन सी होती है, वार्टन की नलिका कौन सी होती है, बर्टोलियन की, रेविनस की नलिका कौन सी होती है। ये सारी नलिकाओं के नाम है जो लार ग्रंथियों से संबंधित है, मतलब इनमें नलिकाएं होती है। ओके, दूसरी बहिस्रावी ग्रंथि आप देख सकते हो, जैसे यकृत ग्रंथि। तो यकृत ग्रंथि में जैसे आप इस यकृत का मुख्य काम, तो आप उसमें पढ़ते हो कि मुख्य काम क्या है, इसका पित्त रस का निर्माण करना। अब ये पित्त रस बनाता है तो दाईं यकृत पाली और बाईं यकृत पाली से पित्त रस बनता है, और 2 नलियां होती हैं, उन नलियों से होकर के पित्ताशय में आकर के इकट्ठा होता है। पूरा का पूरा डिटेल डायग्राम हम डाइजेशन में पढ़ते हैं, पाचन तंत्र में पूरा का पूरा डायग्राम पढ़ा रखा है चित्र के सहित। ओके, इसके बाद देखो स्तन ग्रंथियां। तो महिलाओं के अंदर क्या होती है, स्तन ग्रंथियां होती है। तो स्तन ग्रंथियों के अंदर क्या होता है, दुग्ध का निर्माण होता है। अब दुग्ध का निर्माण होने के बाद जब नवजात शिशु को दूध पिलाया जाता है तो वो नलिकाओं के माध्यम से जो है दूध बाहर आता है। वहाँ पर उन नलिकाओं का अलग अलग नाम होता है, लेक्टिफेरस डक्ट होती है, मेमली डक्ट होती है, मेमली ट्यूब्यूल होती है। इस तरह से अलग अलग नलिकाओं से होता है वो जो है बच्चे तक वो दूध पहुँचता है। तो ये भी क्या है, नलिका युक्त ग्रंथि है, यानी कि ये क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, एक और अपन पढ़ते हैं स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि किसको कहते हैं, ये ग्रंथियां पसीना बनाती है। तो हमारी त्वचा पर जो है ना बहुत सारी स्वेद ग्रंथियां होती है, तो ये भी क्या है, ये बहिस्रावी ग्रंथियां। तेल ग्रंथियां, हमारे शरीर पर बहुत सारी तेल ग्रंथियां भी होती है, तो ये भी क्या है, बहिस्रावी ग्रंथियां। तो हमारे शरीर पर तेल भी, आप जैसे बहुत से चेहरों पर भी तेल होता है, तो ये तेल क्यों आता है, ये प्रतिजीवाणु होता है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हमारी बॉडी ऐसा करती है। तो ये क्या है, ये ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि है। तेल कहाँ से निकलता है, तेल ग्रंथियों से। ओके, अब अपन अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं। तो देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन निकालेगी, और ये पूरे चैप्टर ही क्या है, हमारे चैप्टर का नाम ही है अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा हार्मोन। तो ये तो हमको डिटेल से पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, तो इसमें बहुत सारी ग्रंथियां पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम नहीं दिया, क्योंकि पूरे चैप्टर में अब यही चीज़ पढ़नी है। यहाँ पर अपन सबसे पहले हाइपोथैलेमस की थोड़ी जानकारी लेंगे, उसके बाद पहली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पढ़ेंगे, उसके बाद थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, जनद, क्या कहते हैं अपने वृषण और अंडाशय, अग्न्याशय, ये सारी की सारी ग्रंथियां अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल नहीं दिए क्योंकि वैसे ही चलने वाला है, थायराइड ग्रंथि वगैरह, थाइमस ग्रंथि। ओके, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि मतलब जिसमें दोनों के गुण होंगे। तो एक अग्न्याशय ग्रंथि है, अग्न्याशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, और कॉमन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, और एक ही आंसर है, उसका आंसर आपको क्या देना है, मिश्रित ग्रंथि क्या है, अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि है। अच्छा, अग्न्याशय को मीठी ग्रंथि या इसको
स्वीट ग्लैंड भी कहा जाता है। और अग्न्याशय के बारे में हम पूरी चर्चा कर चुके हैं, कहाँ पर, जहाँ पर हमने पाचन तंत्र पढ़ा होता है, तो पाचन तंत्र में जहाँ पर पाचन से संबंधित ग्रंथियाँ पढ़ाई जाती है तो वहाँ पर अग्न्याशय को डिटेल से पढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर फिर से पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो पढ़ाया उससे कुछ हट के पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब अपन पाचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर पाचन में इसका जो होता है बहिस्रावी भाग, एक्सोक्राइन भाग काम में आता है, तो वो डिटेल से पढ़ लेते हैं, एंडोक्राइन को थोड़ा छोड़ देते हैं। यहाँ पर अपन एंडोक्राइन भाग को डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ से क्या निकलता है, इंसुलिन वगैरह निकलता है, सारा प्रोसेस अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, ये हो गया अपने ग्रंथियों के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अब देखना आपने क्या सीखा अब तक, आपको याद क्या रखना है। ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, मिश्रित। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो अपना जो स्राव होता है, जो हार्मोन होता है उसको सीधा रक्त में छोड़ती है। बहिःस्रावी ग्रंथियाँ जो सीधा रक्त में नहीं छोड़ती बल्कि नलिकाओं के माध्यम से छोड़ती है, इसलिए उनको नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। और मिश्रित ग्रंथि जिसमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। अच्छा, मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि क्या लिखा मैंने लिखा है कि अग्न्याशय। तो अग्न्याशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। लेकिन इसके अलावा जनद जो होते हैं उनको भी मिश्रित ग्रंथि में अपन काउंट कर सकते हैं, जैसे वृषण और अंडाशय, इनको अपन मिश्रित ग्रंथि में काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये एक वृहद पैमाने पर हो जाएगा कि अपन जो है मान लो अगर बायोलॉजी की जीव विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं और इस चीज़ को अपन गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर अपन उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर कंपटीशन में इतना ज़्यादा डीपली अपन नहीं जाएंगे, इसलिए मैं इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। बाकी याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि जनद जो होते हैं यानी कि वृषण और अंडा से भी अपन जो है क्या है, मिश्रित ग्रंथि मान सकते हैं। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं आगे अपने पास क्या रहता है चर्चा का विषय। देखो, अभी हमने देखा एक चीज़ पढ़ी हमने, हार्मोन पढ़ा है ना, और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी एंजाइम। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा हो सकता है कि हार्मोन और एंजाइम में क्या फ़र्क होता है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर चलो मैं एक यही टॉपिक थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ कि हार्मोन एंजाइम में क्या होता है। इससे पहले थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं हार्मोन एंजाइम। देखना दोस्तों, यहीं पर डिस्कस करते हैं हार्मोन। एक शब्द आपने सुना हार्मोन, एक सुना आपने एंजाइम, और एक आपने सुना नहीं, मैं वैसे बताता हूँ विटामिन। मैं अपनी तरफ से नाम लिख देता हूँ विटामिन। तो आपसे पूछा जाए हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, इन तीनों में आप जो है अंतर बताइए, तो आप कैसे विभेद करेंगे। तो देखो, मैं पहले इन दो को एक से अलग कर लेता हूँ। जैसे हार्मोन और एंजाइम जो है, ये हार्मोन और एंजाइम हमारे शरीर में बन रहे हैं, और विटामिन जो होते हैं वो शरीर में नहीं बनते बल्कि बाहर से ले जाते हैं। दूसरी बात ये कि विटामिन से किसी भी प्रकार का पोषण हमको नहीं मिलता है। विटामिन शरीर की उपापचयी क्रियाएं कराने वाले जो एंजाइम हैं, ये जो एंजाइम काम करते हैं, इन एंजाइम के कोफैक्टर या सहकारक के रूप में विटामिन काम करते हैं। तो विटामिन एंजाइम को काम कराने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन हमारे शरीर में नहीं बनते। विटामिन अपन बाहर से लेते हैं। आपको पता हो तो आप जब पढ़ते हो विटामिन के चैप्टर्स तो पूछते हैं गाजर से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन ए गाजर से मिलता है। ओके, आप पढ़ते हो कि विटामिन बी किससे मिलता है, विटामिन सी किससे मिलता है, खट्टे पदार्थों से। विटामिन जो है मान लो B12 किससे मिल रहा है, विटामिन ई किससे मिल रहा है, विटामिन के किससे मिल रहा है। तो ऐसे पदार्थों के नाम याद करो तो इसका मतलब क्या है, बाहर से भोजन के रूप में विटामिन ले रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, विटामिन हमेशा या सामान्यतः बाहर से ले जाते हैं, लेकिन कुछ विटामिन ऐसे भी होते हैं जो हमारे शरीर में भी संश्लेषित हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा विटामिन डी। तो आप अगर सूर्य के प्रकाश में रहो तो उस समय क्या होता है कि हमारी त्वचा के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। तो वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा के अंदर विटामिन डी में बदल जाता है। तो विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है, हमारी त्वचा के अंदर। अच्छा, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर से विटामिन डी नहीं ले सकते, बाहर से भी ले सकते हैं। टैबलेट्स वगैरह आते हैं ना सारे विटामिन की, तो D2 D3 आप बाहर से टैबलेट्स भी ले सकते हो, लेकिन विटामिन शरीर के अंदर भी बन सकता है। तो विटामिन डी शरीर के अंदर बनता है। अच्छा, कहाँ पर बनता है, तो त्वचा के अंदर। इसी तरह से विटामिन ए भी शरीर में बन सकता है, यकृत के अंदर बीटा कैरोटीन से जो है ये कन्वर्ट होकर विटामिन ए बन सकता है। तो कुछ विटामिन शरीर के अंदर भी बन सकते हैं, बट बेसिकली इनको कहाँ पर लिया जाता है, इनको बाहर से भोजन के रूप में लिया जाता है। तो अंतर विभेद में एक तो हमारे पूरे पैमाने से हट गया। विटामिन को हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि ये चैप्टर विटामिन का नहीं, विटामिन को अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल हमने विभेद कर लिया कि ये बाहर से लिया जा रहा है और बाकी के दोनों हमारे शरीर के अंदर बन रहे हैं। अब इन दोनों इसको हटा देते हैं, तो अपने पास क्या बचता है, अपने पास बचता है कि अब जो है आपको एंजाइम और हार्मोन के अंदर अंतर विभेद करना है। तो ये रहा अपना एंजाइम और हार्मोन, इन दोनों की बातें करेंगे। अगर आप बात करते हैं एंजाइम की, तो एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम जो होते हैं ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो शरीर में होने वाली बहुत सी, जैसे पाचन को लेकर के अपन बात करें तो पाचन में आप जटिल पदार्थ खाते हो, उन जटिल पदार्थों को पचा करके सरल पदार्थ बनाने हैं। तो वो काम कौन कर रहा है, वो काम एंजाइम कर रहे हैं। तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ रहे हैं, मतलब पाचन में रिलेटेड है, पाचन में हेल्प कर रहे हैं। तो शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं को पूर्ण कराने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है। अब अगर एंजाइम नहीं होगा तो वो अभिक्रिया धीरे धीरे होगी,
और अगर एंजाइम होगा तो उस अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देगा, वो स्पीड को बढ़ा देगा। मतलब जो काम हो सकता है समझने के लिए 5 मिनट में हो रहा है, एंजाइम की अनुपस्थिति में 5 मिनट में हो रहा है, और आपने एंजाइम यूज़ कर लिया तो वो 1 सेकंड में हो जाएगा, बल्कि इससे भी जल्दी हो जाएगा। समझाने के लिए बता रहा हूँ मोटे पैमाने पर। तो एंजाइम क्या करते हैं, इनका अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं, और ये बहुत सारे जो होते हैं एंजाइम के निर्माण के लिए विटामिन की भी जरूरत होती है। ओके, अब देखना एंजाइम जो होते हैं ये बनते किसी ग्रंथि में है, सॉरी बनते कहीं पर ग्रंथियों के अंदर, और नलिका के द्वारा कहाँ पर छोड़े जाते हैं, जहाँ पर इनकी जरूरत होती है वहाँ तक ये एंजाइम छोड़े जाते हैं। ओके, अब इसके बाद अपन बात करते हैं हार्मोन की। तो हार्मोन जो होते हैं ये रासायनिक पदार्थ होते हैं और इनका अणुभार कम होता है। कम अणुभार की वजह से रक्त के द्वारा आसानी से परिवहनित कर लिया जाता है। कम अणुभार मतलब वैसे तो अणुभार को आप ऐसा समझ सकते हैं, इनका वजन कम वजन रखते हैं, तो कम अणुभार की वजह से ये रक्त के द्वारा आसानी से परिवहनित कर लिए जाते हैं, यानी ब्लड के साथ बहते हुए आ जाते हैं। इसके बाद जहाँ पर उनका लक्ष्य उत्तक होता है वहाँ पर जाकर के अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और अपन पूरे चैप्टर में यही हार्मोन के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हार्मोन। दूसरी बात ये कि एक बहुत बार सवाल ये भी देखा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन माना जाता है या हार्मोन की तरह से वो काम करता है। तो ऐसा अपन बता सकते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जो होता है, हालांकि विटामिन डी एक विटामिन है, लेकिन इसको बहुत बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया कि किसकी तरह काम करता है, हार्मोन की तरह काम करता है। ओके, कैसे? देखो, हार्मोन हमारे शरीर में संश्लेषित हो रहे हैं और ब्लड के थ्रू अलग अलग ऊतकों तक पहुँच करके अपना काम कर रहे हैं। विटामिन डी जो होता है ना, आप मोटे पैमाने पर अगर सोचो तो ये त्वचा के अंदर बन रहा है, यानी ये भी हमारे शरीर में बना और बन करके फिर आगे हड्डियों वगैरह में जा रहा है, कहीं आंतों में जा रहा है, आगे अपने अपने रेगुलेशन वगैरह जो भी इसको करना है वो काम कर रहा है ये। तो ये बन कहीं रहा है और बन करके ब्लड के साथ बह करके आगे जा करके अपना काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हार्मोन से सिमिलरिटी दर्शा रहा है, इसीलिए विटामिन डी को अपन जो है हार्मोन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि प्योरली हार्मोन नहीं है, लेकिन बस एक इसको है ना एक नाम दे दिया इसका कि ये हार्मोन की तरह से काम कर रहा है। ओके, ये हमने मोटे पैमाने पर हार्मोन में, एंजाइम में और जो है इसमें अंतर देखा विटामिन में। अच्छा, हार्मोन जो होते हैं ना, ये हार्मोन प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये हार्मोन स्टेरॉइड भी हो सकते हैं, और बहुत सारे हार्मोन एमिनो एसिड वगैरह इनके भी बने होते हैं। अच्छा, ये विटामिन जो होते हैं ना, विटामिन भी बहुत सी पदार्थों से बने हो सकते हैं, लेकिन जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम मेनली प्रोटीन के ही बने होते हैं। एंजाइम मेनली प्रोटीन के होते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद होता है जो जीव विज्ञान के, बायोलॉजी के विद्यार्थी, उनको अक्सर कर सुनने को मिलता है। आप 12वीं कक्षा में होते तो वहाँ पर एक चैप्टर आता है, या फिर पिछले सिलेबस में वो 11वीं कक्षा में चैप्टर डाल दिया था, तो जहाँ पर आप डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ते हो, तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ते हो, तो वहाँ पर आप एक एंजाइम के बारे में पढ़ते हो, राइबोजाइम एंजाइम, जो 23 आरआरएनए का बना होता है। तो राइबोजाइम जो एंजाइम होता है, ये राइबोजाइम एंजाइम आरएनए का बना हुआ है। तो एक अपवाद स्वरूप एक ऐसा एंजाइम है कि जो आरएनए का बना हुआ है। इसके अलावा जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये एक और अंतर हो गया दोनों में कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन, स्टेरॉइड वगैरह इन सब के बने होते हैं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं अपन अपने चैप्टर की तरफ। अपन ग्रंथियों की बात कर रहे थे और ग्रंथियों के अंदर अपन देखते हैं कि ग्रंथियों की पोजीशन कहाँ होती है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कौन सी ग्रंथि के शरीर में क्या क्या पोजीशन है। देखो, ग्रंथियों की बात करें तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो देख लो, पीयूष ग्रंथि नंबर 1 पर। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर, ये थोड़ा सा नीचे कर रखा है, ऊपर है, यहाँ पर इस जगह पर पीयूष ग्रंथि होती है। डायग्राम थोड़ा गलत है, मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर पीयूष ग्रंथि होती है इस जगह पर। इसी के साथ हमारे ब्रेन के अंदर इस सर वाले हिस्से में एक और ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि। इसको पीनियल बॉडी भी कहा जाता है, पीनियल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है, यानी हमारे शरीर का 24 घंटे का जो होता है ना चक्र, मतलब आदमी कब सोएगा, कब जगेगा, कब खाएगा, कब पिएगा, नींद कब आएगी, ये सारा जो कंट्रोल करने वाला होता है पीनियल ग्लैंड करती है। ओके, तो ये हमारे शरीर की सारी क्रियाओं वगैरह, सोने जागने के चक्र को नियमित कर रही है। इसके बाद यहाँ पर आपको गले के अंदर जो दिखाई दे रही है इसको अपन थायराइड ग्लैंड कहेंगे। तो ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि। और इस थायराइड ग्रंथि के ऊपर 4 बटन जैसी ग्रंथियां होती है जिनको पैराथायराइड कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को अपन जूम करके देखने वाले हैं आगे, तो ऐसी ऐसी ग्रंथि नजर आएगी आपको थायराइड की। तो थायराइड के ऊपर इधर भी 2 और इधर भी 2, इस तरह से 4 पैराथायराइड ग्रंथि नजर आएगी। तो थायराइड के ऊपर ही कौन सी ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है। ओके, इसके बाद देखना यहाँ पर हमारा हृदय होगा, महाधमनी होगी, और यहीं पर इसके आसपास हमको क्या नजर आएगी, ये वाली ग्रंथि जिसको थाइमस ग्रंथि कर रहे हैं। और थाइमस ग्रंथि किससे रिलेटेड होगी, थाइमस ग्रंथि का रिलेशन होगा दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र से। ओके, इसके बाद ये पेनक्रियाज, ये अग्न्याशय आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि जो अग्न्याशय होता है ये मिश्रित ग्रंथि होता है, मतलब इसका कुछ हिस्सा अंतःस्रावी, कुछ हिस्सा बहिस्रावी होता है। ज़्यादातर हिस्सा जो होता है इसका बहिस्रावी होता है 98 से लेकर 99 तक, और ये 1 से 2% हिस्सा इसका अंतःस्रावी एंडोक्राइन की तरह काम करता है। वहीं से इंसुलिन वगैरह निकलता है, ग्लूकेगोन निकलता है। तो इंसुलिन, ग्लूकेगोन कैसे काम करते हैं, डायबिटीज़ क्या होती है, वो सारी चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे जब अपन इसके पेनक्रियाज के बारे में या अग्न्याशय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको किडनी नजर आ रही है 2। तो ये 2 जो किडनियां हैं ना, इन किडनियों के ऊपर यहाँ पर ग्रंथि होती है। किडनियों के ऊपर इस तरह से टोपी जैसे ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को अपन एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि हिंदी में कहा जाता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। इसके बाद ये जो दिखाया गया है एक्चुअल में, ये टेस्टिज हिंदी में कहते हैं वृषण।
वृषण। और ये जो होते हैं वृषण, ये नर के अंदर होते हैं, यानी ये नरों में होते हैं। किसमें होते हैं? नर में, यानी कि मेल के अंदर। तो मेल के अंदर वृषण होते हैं। अब सवाल आ जाए नर के अंदर कितने जोड़ी वृषण होते हैं, तो ये सवाल अक्सर कर बच्चे गलत कर देते हैं, वो 2 जोड़ी टिक कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपसे पूछा गया कि नर में कितने जोड़ी वृषण है, तो वो 1 जोड़ी वृषण है। कितने जोड़ी? 1 जोड़ी। अब देखना, आपने 1 जोड़ी बोला, तो 1 जोड़ी का मतलब कितना होगा? 2। तो यहाँ पर आपको 2 वृषण नजर आ रहा है, यानी 1 जोड़ी वृषण नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन अक्सर कर लोगों का गलत होता हुआ देखा गया, तो ध्यान रखना यहाँ पर। तो वृषण क्या काम करते हैं, कैसे जो नर के लक्षण होते हैं उसके लिए वृषण जिम्मेदार होते हैं, उन सारे की चर्चा अपन इसमें करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर मादा की बात करें, तो मादा के अंदर जो है अंडाशय होता है, या ओवरी, जिसको अपन इंग्लिश में ओवरी कह देते हैं या अंडाशय कह देते हैं। तो 2 अंडाशय होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। यहाँ पर इस तरह से इनकी पोजीशन होती है। जैसे पूरा हटा के देखो, पूरा नहीं हटाओ, इधर इधर ही बनाते हो। जैसे मादा की इस तरह से पेल्विक रीजन होता है, उसके अंदर क्या एब्डोमिनल, पेल्विक से थोड़ा सा ऊपर एब्डोमिनल। यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से ये गर्भाशय होता है, और यहाँ पर एक और एक ये इधर, एक इधर और एक इधर, ये एक और ये दूसरा, 2 अंडाशय मादाओं के अंदर होते हैं। और यहाँ से जो है अंड का निर्माण होता है, और किस तरह से जो है ये जनन से रिलेटेड है, इसको अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मादाओं के जितने भी गुण होते हैं या उनके गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, वो इनकी वजह से आते हैं। किस तरह से एस्ट्रोजन वगैरह जो हार्मोन्स निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, उनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पर सारी ग्रंथियों की जानकारी है जो अपन को पढ़नी है। तो इस पूरे चैप्टर की रूपरेखा अब आपके सामने कि इन सारी ग्रंथियों को अपन पढ़ लेंगे। अच्छा, मैंने हाइपोथैलेमस का नाम नहीं लिया ग्रंथियों के अंदर किसी भी तरीके से। एक्चुअल में हाइपोथैलेमस जो है ना हमारे ब्रेन का हिस्सा है, और ये इन सबको ये रेगुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि क्या करेगी? पीयूष ग्रंथि के अंडर में ये सारी ग्रंथियां काम करेगी। मतलब पूरे शरीर की ग्रंथियों को रेगुलेट कौन करेगी? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि खुद किसके अंडर में काम करेगी? हाइपोथैलेमस के अंडर में काम करेगी। तो ये आपको बेसिकली दिमाग में सेट रखना है। इसके बाद अपन 1 बाय 1 सारे पढ़ते हैं। तो अपनी क्लास कल से होगी, जिसमें अपन पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 की ग्लैंड वही है। तो आज की क्लास में अपन क्या करते हैं कि अपन हाइपोथैलेमस की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हाइपोथैलेमस, देखना दोस्तों, हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर है, यानी मतलब पीयूष ग्रंथि को खुद ये ऑर्डर देता है, उसके अकॉर्डिंग पीयूष ग्रंथि काम करती है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, वो शरीर की सारी ग्रंथियों को कंट्रोल कर रही है। तो पीयूष ग्रंथि को अपन मास्टर ग्लैंड बोल देंगे, लेकिन मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाएगा। ओके, तो ये सबसे सुपीरियर है। अच्छा, अब देखना यहाँ पर जो है हाइपोथैलेमस जैसा जैसा ऑर्डर देगा उसके अकॉर्डिंग पीयूष ग्रंथि काम करेगी। हमारे ब्रेन का हिस्सा होता है डायनसिफिलम, उसके नीचे यहाँ पर ये जो होता है हाइपोथैलेमस है, ये सेट होता है। तो आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें हाइपोथैलेमस की पोजीशन नजर आ रही है। ये जिस डायग्राम को देख सकते हो, तो यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रही है ये पीयूष ग्रंथि है, और आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल मटर के दाने जैसी, है ना। तो बहुत बार ये भी सवाल आता है कि पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है, तो ये मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि? मटर के दाने के आकार की ग्रंथि, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसके ऊपर ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये एरिया इस कलर से नजर नहीं आ रहा है, दूसरे कलर से कर लेते हैं, ब्लैक कलर। ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है, ये इलाका हाइपोथैलेमस है। ओके, ये हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस के नीचे, ये हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सी ग्रंथि है? ये पीयूष ग्रंथि है। अच्छा, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि को मिलाने वाली ऐसे डंडी सी होती है, बिल्कुल डंडी जैसी संरचना होती है, जिससे दोनों जुड़े होते हैं। इस संरचना को इनफंडिबुलम कहा जाता है। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम हिंदी में ही लिख दिया मैंने इनफंडिबुलम, और शुद्ध हिंदी में इसको ग्रंथ कहेंगे। यहाँ पर लिखा है, सही नहीं गया, दिख नहीं रहा है, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ शब्दों को। इनफंडिबुलम या शुद्ध हिंदी में इसको ग्रंथ कहा जाता है, जो हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि को जोड़ने वाली संरचना है। अच्छा, इसको अपन 3D में भी थोड़ा देख लेते हैं ताकि दिमाग में कुछ सेट हो कि हाइपोथैलेमस होता कहाँ है बॉडी के अंदर। तो ये देखो, हमारा जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन को अपन यहाँ पर इसमें भी आप देख सकते हो कि ब्रेन के अंदर किस तरह से हाइपोथैलेमस सेट है। अब यहाँ पर देखो, हमारी दोनों आंखें होती है ना, तो ये रही हमारी एक आंख, और यहाँ पर हमारी दूसरी आंख होगी, जिसको हमने कट कर दिया है ताकि डायग्राम में, अगर वो दूसरी आंख भी बनाता तो डायग्राम सही से नहीं दिखता। तो ये आंखें है, आंखों से नर्व्स वगैरह जा रही है। यहाँ पर आपको नजर आ रही है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कलर यहाँ पर नहीं दिखेगा, ब्लैक वाइट, ये यहाँ पर आपको नजर आ रही है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके ऊपर का जो इलाका नजर आ रहा है ये है हाइपोथैलेमस। अच्छा, ये आपको पूरे ब्रेन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ब्रेन के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे कहाँ पर? नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में। वैसे ये कौन सा हिस्सा है ब्रेन का? इसको अपन सेरिब्रम कहते हैं। ओके, ये वाले को हिस्से को अपन सेरिबेलम कहते हैं। और अपन जो भी काम करते हैं, सोचने का, ज्ञान का, अपने IQ का, तो वो सारा जो होता है ना, वो ये सेरिब्रम जो होता है ना, वो सेरिब्रम करता है। सेरिबेलम क्या करता है? ये वाला हिस्सा कि सेरिबेलम दिमाग उन हिस्सों, उन कामों को करता है जिन कामों में अपन जो है ना मजे होते हैं, अपन जो काम अपन बिना सोचे समझे भी कर सकते हैं। जैसे साइकिल चलाना है, तो साइकिल जब आप पहली बार चलाते हो, पूछे कोई पहली बार साइकिल चला रहा है, दिमाग के किस हिस्से का उपयोग कर रहा है? तो दिमाग के इस हिस्से का उपयोग कर रहा है, जिसको प्रमस्तिष्क हिंदी में कहा जाता है। अच्छा, अगर अपन साइकिल चलाना सीख गए, अचानक सामने को या ब्रेक लगाना है, तो अपन के इस हिस्से, अपन को दिमाग के इस हिस्से से सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को ब्रेक लगाना है, वो अपने आप लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो जानकारी होगी वो अब सेरिबेलम में चली गई। ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम के पास वो जानकारी है। अनुमस्तिष्क, इसको अनुमस्तिष्क कहते हैं हिंदी में। तो अनुमस्तिष्क के अकॉर्डिंग पास वो जानकारी है। जैसे कोई डांस करता है,
तो डांस के अगर डांस में परफेक्ट मज़ा हुआ है तो डांस के जो परफेक्ट स्टेप्स होते हैं वो जैसे ही बीट बजती है उसके ऊपर उसके पैर खुद उछलने लग जाते हैं, हाथ पैर। क्यों? क्योंकि वो सारी जानकारी यहाँ पर स्टोर हो चुकी है। मान लो कोई तैराक है तो उसकी तैराकी की जानकारी यहाँ पर मौजूद है। कोई मान लो अच्छा पियानो बजाता है तो उसकी उंगलियां अपने आप चलती है क्योंकि उसकी जानकारी यहाँ पर मौजूद है। कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है और सालों से पढ़ा रहा है तो मजा हुआ है, उसके सामने सवाल रखते हैं फौरन आंसर निकलता है। क्यों? क्योंकि सारी उसने वो सवाल हजारों बार देखा है, जानकारी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से आपको एक बात सीखने को मिलती है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो, आपको कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, बुरा लगता है, नहीं आता और उसी सब्जेक्ट के चक्कर में आप बार बार रह जाते हो तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। आपकी प्रैक्टिस कम है इसलिए आप उसमें इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, स्कोर नहीं कर पा रहे हो। तो आप अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो जानकारी सेरिब्रम के अंदर है वो जानकारी ट्रांसफर हो जाएगी सेरिबेलम में, और सेरिबेलम में ट्रांसफर हो जाएगी तो आप उसी चीज़ के जो है कलाकार बन जाओगे, उसी चीज़ में आप महारत हासिल कर लोगे, है ना। तो आप कोशिश करो कि चीज़ों को बार बार पढ़ो जिसमें कमजोर हो, ताकि आप उनको अच्छा कर सको। ओके, यहाँ पर अपन थोड़ा भटक गए। मैं आपको हाइपोथैलेमस दिखा रहा था, ये रहा हाइपोथैलेमस, है ना। और हाइपोथैलेमस के अंडर में क्या है? पीयूष ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस बहुत सारे केमिकल्स निकालता है, उनके जरिए क्या करता है? इसको ऑर्डर देता है पीयूष ग्रंथि को। कैसे देता है समझते हैं। देखना दोस्तों क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर या हमारे ब्रेन में जहाँ पर हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि होती है वहाँ पर एक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम होता है। आप वैसे तो नहीं समझते क्या चीज़ है पोर्टल सिस्टम, क्योंकि आप जीव विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हो, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में घुसता भी नहीं हूँ, शॉर्टली समझाता हूँ, सुपरफिशियल समझाता हूँ। क्या होता है कि जो खून आता है ना, तो खून हाइपोथैलेमस को सप्लाई होगा और यहाँ से केशिकाएं बनेगी और केशिकाओं से वही खून वापस पीयूष ग्रंथि को सप्लाई होगा। तो इस खून में जो कुछ मौजूद होगा हाइपोथैलेमस के अंदर खून में मिल जाएगा, और वो खून जब नीचे आएगा पीयूष ग्रंथि के पास तो पीयूष ग्रंथि को वो चीज़ें मिल जाएगी, तो पीयूष ग्रंथि समझ जाएगी मेरे को क्या काम करना है। तो ये पूरा एक सिस्टम के जरिए कंप्लीट होता है, जिसको हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन कहते हैं। एक वेन होती है बीच में, और इस पूरे सिस्टम को हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो अपने वो लेना देना नहीं, क्या है नहीं है, अपन देख लेते हो केमिकल्स कौन कौन से होते हैं या और हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो देखना ये जो है कंप्यूटर महोदय क्या हो गया आगे का, चलो ठीक है ओके। हाँ ये तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम है। ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये तो है आपकी पीयूष ग्रंथि वाला हिस्सा, ये अग्र पीयूष ग्रंथि है जो हमने इतना हिस्सा बता दिया, और ये जो हिस्सा इधर का बना है ये पश्च पीयूष ग्रंथि। हाँ, पीयूष ग्रंथि मैं कल पढ़ाऊंगा तो उसमें अपन डिटेल पढ़ेंगे। तो पीयूष ग्रंथि के खुद के दो भाग होते हैं, ये तो है पश्च पीयूष ग्रंथि जिसको अपन न्यूरो हाइपोफाइसिस कहेंगे, और ये अग्र पीयूष ग्रंथि जिसका दूसरा नाम एडिनो हाइपोफाइसिस होगा। तो अग्र पीयूष ग्रंथि को ऑर्डर देने के लिए इतने सारे हार्मोन्स हैं, ये आपको हार्मोन्स का एक पूरा नजर आ रहा है, ये सारे हार्मोन्स मिलकर के अग्र पीयूष ग्रंथि को ऑर्डर देंगे। क्या ऑर्डर देंगे? जैसे सबसे पहले जैसे मैं एक की बात करता हूँ, रेड कलर यहाँ पर दिख जाएगा शायद, ये वाला, ये GnRH या GHIH, ये GHRH और GHIH, ये क्या होता है? देखो यहाँ पर GHRH बनेगा और यहाँ से GHRH बनेगा, और ये जो है ना न्यूरॉन्स, इसके द्वारा ये जो नलियाँ है, न्यूरॉन्स नहीं, ये वेन्स है ना, इनके जरिए मान लो यहाँ पर सॉरी गलत बना दिया मैंने, ये जो है GHRH या GHIH ये यहाँ पर होगा, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा? ये जो वेन दिख रही है ना आपको, पोर्टल वेन, इस पोर्टल वेन से कहाँ चला जाएगा? नीचे, और यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के पास चला जाएगा। तो पीयूष ग्रंथि के पास जैसे ही GHRH पहुँचेगा, तो GH का मतलब क्या होता है? GH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, और RH का मतलब रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से आता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, यानी हाइपोथैलेमस ऑर्डर कर रहा है कि पीयूष ग्रंथि तू ग्रोथ हार्मोन निकाल। तो जैसे ही GHRH आता है तो पीयूष ग्रंथि जो होती है यहाँ से एक हार्मोन रिलीज करती है, GH हार्मोन। जब GHRH हाइपोथैलेमस से आता है तब पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? GH को कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन, यानी ये बॉडी की ग्रोथ कराने वाला है। उसके बाद मान लो ग्रोथ हार्मोन अच्छा खासा निकल गया, लेकिन अब ज़्यादा निकला तो ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, जो कि नहीं चाहिए बॉडी को। तो फिर बॉडी को अब समझ में आ रहा है कि अब ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन को रोकना है। तो जब ग्रोथ हार्मोन निकालने से रोकना होगा तो हाइपोथैलेमस भेजेगा GHIH, यानी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। जैसे ही ये भेजेगा पीयूष ग्रंथि के पास, तो पीयूष ग्रंथि समझ जाएगी अब मेरे को ग्रोथ हार्मोन नहीं निकालना है, तो फिर पीयूष ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन निकालना बंद कर देगी। ऐसे से काम होता है। अब दूसरा है MSHRH। तो ये क्या होता है? MSH हार्मोन निकालती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये। तो MSH हार्मोन निकालती है। जैसे MSHRH आता है, MSH रिलीजिंग हार्मोन, तो पीयूष ग्रंथि MSH हार्मोन निकालती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बॉडी की मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है, यानी कि हमारे त्वचा के जो रंग, शरीर के रंग की कोशिकाएं होती है, उनको सिग्नल मिलता है कि आप पिगमेंट बनाओ, रंग क्या पिगमेंट को क्या कहते हैं, वर्णक बनाओ। तो वर्णक अगर ज़्यादा बनेंगे तो फिर वो हल्का सा सांवला काला नजर आएगा, वर्णक कम बनेंगे तो गोरा नजर आएगा, तो वो भी हार्मोन की वजह से रेगुलेट होता है। ओके, अब मान लो अच्छा खासा हो गया, फिर क्या करना है? इनको कम करना है, तो फिर MSHIH निकलेगा, और MSHIH क्या करेगा? ये उसको स्टिमुलेट जो है ना, पहले जो बन रहे थे पिगमेंट ज़्यादा, उनको रोकेगा, यानी उसका उल्टा काम करेगा, रोकने काम। अच्छा, ये जो मैंने बताया ना भी MSH, ये हमारे अंदर इतना ज़्यादा प्रभावी रूप से काम नहीं करता है। ये जो उभयचर होते हैं ना, उभयचर, और जो रेप्टाइल्स यानी रेंग के चलने वाले सरीसृप, इनमें बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे आपने देखो गिरगिट,
तो गिरगिट जो होता है वो रंग बदल देता है। अब गिरगिट कैसे रंग बदलता है, तो उसमें जो MSH वगैरह ये है ना, ये इसका अच्छा खासा काम करता है ये सही से। तो जब चाहे अपना रंग बदलता है, पिगमेंटेशन कर देता है, इसे हटा देता है उनको इस तरह से। तो अगला हार्मोन जैसे अपन बात करते हैं PRL RH जैसे निकलेगा, यहाँ से PRL RH आया तो पीयूष ग्रंथि यहाँ से निकालेगी PRL का मतलब होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन दोस्तों एक हार्मोन होता है, और ये हार्मोन जो होता है मादाओं के अंदर जो दुग्ध का निर्माण होता है स्तन ग्रंथियों में, तो दुग्ध का निर्माण वगैरह कराता है। और मान लो अब दुग्ध का निर्माण नहीं कराना है, इस हार्मोन इसको रोकना है, तो उसकी जगह क्या निकलेगा, फिर PRL RH निकलेगा। ओके, अच्छा PRL RH, और ये यहाँ पर गलत लिखा है PRL IH निकलेगा, इनहिबिटरी हार्मोन। पहले तो रिलीज कराना है PRL, प्रोलैक्टिन को अगर रिलीज कराना है तो क्या निकलेगा PRL, और अगर प्रोलैक्टिन बहुत सारा निकल गया, प्रोलैक्टिन को बंद करना है तो PRL IH यानी प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन निकलेगा। इसको क्या बोलते हैं, अच्छा एक और ये PRL लिखा ना मैंने, PRL IH प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। इसको दूसरा नाम होता है डोपामीन। डोपामीन जो होता है ना वो इसकी तरह काम करता है, तो ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। डोपामीन किसकी तरह काम करता है, PRL IH की तरह काम करता है। ओके, तो यहाँ से PRL। अब TSH RH निकलेगा, तो TSH रिलीजिंग हार्मोन, RH का मतलब रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज कराने वाला। तो जैसे इधर से TSH आएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से TSH, ये क्या किसको स्टिमुलेट करेगा, TSH जैसे निकलेगा वो पीयूष ग्रंथि से निकल कर थायराइड के पास जाएगा, और थायराइड को ऑर्डर देगा, थायराइड तो अपना काम जल्दी से कर, और तेरे को जो निकालना है हार्मोन सारे के सारे निकाल। तो ये थायराइड को एक्टिव करने के लिए TSH हार्मोन निकलेगा। ओके, अब अगला है ACTH, ये ACTH RH जैसे इधर आएगा तो इधर से कौन सा हार्मोन निकालेगी, ये ACTH हार्मोन निकालेगी। ACTH क्या होगा, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होगा, और ये किडनी के ऊपर जो है ना एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ पर जाकर के काम करेगा, और जो हार्मोन वहाँ से रिलीज कराने वो कराएगा। इसी के साथ FSH RH और LH RH। अच्छा यहाँ पर देखना दोस्तों, ये दो नाम लिखे हमने, FSH RH और LH RH, ये दोनों को मिला करके एक नाम दे देता है। इन दोनों को मिला करके अपन गोनेडोट्रोपिन कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। RH लिखा है ना, RH का मतलब रिलीजिंग हार्मोन। तो FSH और LH दो प्रकार के गोनेट्रोपिन्स होते हैं। गोनेट्रोपिन का मतलब जनद हार्मोन, मतलब इन दोनों का रिलेशन कहाँ पर है, जनद से या जनन तंत्र से रिलेटेड है। तो यहाँ पर FSH RH और LH RH अगर निकलेंगे तो उस टाइम पे पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन निकालेगी, एक निकालेगी FSH और दूसरा वाला निकालेगी LH। ओके, जब LH RH आएगा तब LH निकालेगी पीयूष ग्रंथि, और FSH RH आएगा तब FSH निकालेगी। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन होते हैं। क्या काम करते हैं अपन ये आगे पढ़ने वाले पीयूष ग्रंथि में। ओके, ये सारा हो गया। अब बहुत सारे हार्मोन तो इनहिबिटरी है, बहुत सारों की इनहिबिटरी नहीं है। जैसे मान लो मैं बता दूं यहाँ पर, ये हार्मोन LH RH FSH RH ACTH और TSH, ये जो हार्मोन्स है इनका कोई इनहिबिटरी हार्मोन नहीं है, मतलब इनको कोई रोकने वाला अपोजिट हार्मोन नहीं है। तो फिर ये अगर ज़्यादा निकल जाएंगे तो ये कैसे रेगुलेट होंगे। तो देखना दोस्तों, अगर इस ब्लड में इनकी मात्रा बढ़ जाती है या ये ज़्यादा निकलेगा, तो इनकी वजह से इनसे जो हार्मोन बन रहे हैं वो ज़्यादा निकलेंगे। तो वो खुद ज़्यादा होने की वजह से ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि इनकी लेवल ज़्यादा हो चुका है, तो अब आप इसको निकालना बंद कर दो। तो वहाँ से क्या होगा, TSH और RH वगैरह ये सारे बंद हो जाएंगे। इस चीज़ को कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक, इसको कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक। तो पूछे थे कौन कौन से हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देते हैं, तो जिसका कोई इनहिबिटरी हार्मोन नहीं है, जैसे TSH RH ACTH RH FSH RH और LH RH, इन चारों का क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक नहीं, इन चारों का नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है, बाकी सबका इनहिबिटरी हार्मोन होता है। ओके, यहाँ पर इतनी बातें हो गई। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है कि खुद कुछ हार्मोन बनाता है, कुछ क्या, दो ही हार्मोन बनाता है, और वो दो हार्मोन बना करके यहाँ पर ऐसे भेजता है, और यहाँ पर न्यूक्लियाई इनके अंदर भेज देता है। तो यहाँ पर जो हार्मोन भेज रहा है ये पश्च पीयूष ग्रंथि में, कहाँ पर ही अगली इतनी देर तो मैं बता रहा सारा अग्र पीयूष ग्रंथि में, ये दोनों पश्च पीयूष ग्रंथि में। और यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं वो एक तो होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वेसोप्रेसिन। तो यहाँ से ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन दो निकलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से वैसे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, लेकिन इसके दो भाग होते हैं। तो जितने हार्मोन आप सुनते हो नाम पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड है वो तो अग्र पीयूष ग्रंथि से ही निकलते हैं। सिर्फ दो हार्मोन ऐसे जो पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, एक तो निकलता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा निकलता है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम है ADH, और इसके बारे में हमने डिटेल जानकारी कहाँ पर ली थी, अभी थोड़े दिन पहले मैंने उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था, तो वहाँ पर बताया था कि कैसे मूत्र कब ज़्यादा निकलता है, कब मूत्र कम निकलता है। तो वहाँ पर ADH हार्मोन का क्या रोल होता है, भूमिका क्या होती है, वो पूरा अच्छे से समझाया था। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है इसको पिटोसिन भी कहा जाता है, इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। अच्छा, ये अच्छी बात हो गई, ऑक्सीटोसिन को क्या कहा जाता है, लव हार्मोन, है ना, लव हार्मोन। बहुत बार सुना भी होगा आपने, लव हार्मोन किसको कहते हैं ना, यही वाला है सारा वो। हाँ, चलो भटको मत, आ जाओ।
ऑक्सीटोसिन जो होता है ये अनैच्छिक पेशियों को, गर्भाशय की पेशियों को संकुचित कराता है, और जब प्रसव होता है उस प्रसव के समय इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ऑक्सीटोसिन में पढ़ूंगा कल की क्लास में। वेसोप्रेसिन, वेसो का मतलब ब्लड वेसल्स और प्रेसिन मतलब प्रेस करने वाला, यानी ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है ये, तो ये आपका बीपी बढ़ाने में कहीं योगदान दे सकता है। और ये एडीएच होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, यानी जब जल की कमी होती है शरीर के अंदर उस टाइम पे इसका लेवल बढ़ जाता है, और ये हमारे मूत्र में से जल को क्या कहते हैं अवशोषित कर करके ब्लड में डाल देता है। वैसे सीधा ये नहीं डालता है, किसी तरह से काम करवाता है ये, लेकिन ऐसा कुछ काम करने वाला है ये। तो ये सारे हार्मोन्स की जानकारी हो गई, और अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, यकीन मानिए दोस्तों। हार्मोन से रिलेटेड हमने बस अब जनरल क्लास ली है, बेसिक क्लास। हार्मोन की और ग्रंथियों की क्लास कल से स्टार्ट होगी। कल हमारी नंबर 1 पर पहली ग्रंथि रहेगी पीयूष ग्रंथि। तो कल की क्लास में अपन पीयूष ग्रंथि पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये पढ़ेंगे, इसके हार्मोन कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे, और इसका कौन सा हार्मोन क्या क्या काम कर रहा है ये अपन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इन क्लासों को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि दूसरी चीज़ें हो सकता है आपके सिर्फ एग्जाम से ही रिलेटेड है, लेकिन हार्मोन की अगर आपको जानकारी होगी तो ये कहीं ना कहीं अपने शरीर से रिलेटेड है। अपने बेसिक जीके के लिए अपने शरीर के बारे में हमको कम से कम पता होना चाहिए कि अपने शरीर में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो शरीर में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, किस हार्मोन की कमी से क्या हो रहा है, किसकी वृद्धि से क्या होता है, क्या बीमारी होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे होते हैं ना एकदम बिल्कुल भीम जैसे हो जाते हैं बड़े शरीर के, तो ऐसा क्यों हो जाता है, किस हार्मोन की वजह से ऐसा हुआ। कुछ बिल्कुल जो है अल्प विकसित रह जाते हैं, मंद बुद्धि रह जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। अगर हम इन चीज़ों को जानेंगे तो हो सकता है कि हम भविष्य में आने वाली किसी भावी संभावना से पहले से बच सकें, ऐसा अपन कर सकते हैं। तो इन क्लासेस को आप रेगुलर देखिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके कमेंट आते हैं अच्छे तो अपन अच्छे टॉपिक के ऊपर अच्छी क्लासें करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।